नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें, आज इंडो नेपाल मेले की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीताम्बर जोशी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन रेंजर ग्राउंड में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रहेगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं, जिसमें 50 लोग नेपाल से रहेंगे और 70 लोग देहरादून से रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के भाईचारे को आगे बढ़ाना है। तो इंडो नेपाल मेले की आयोजन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और रेंजर ग्राउंड में यह आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। से पहले भी रिक्वेस्ट किया, उत्तराखंड सरकार का जो इन होता है, एंट्री पॉइंट प्रवेश द्वार बोलते, वो हमारे कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट का महेंद्रनगर से शुरू होता है नेपाल छिड़ने के लिए उत्तराखंड और नेपाल कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कि उत्तराखंड के बॉर्डर से सुदूर पश्चिम मीन करके वहाँ का सुदूर पश्चिम प्रदेश, जैसे ये उत्तराखंड प्रदेश है, हमारा नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश 7 प्रदेश है। सुदूर पश्चिम प्रदेश उत्तराखंड से सटा हुआ है। उसकी वेशभूषा, रहन सहन आपके आएगी। जैसे मैं पीताम्बर जोशी हूँ, देहरादून में भी उत्तराखंड में जोशी मिलेगा आपको, वहाँ भट्ट मिलेगा, यहाँ भी भट्ट मिलेगा, वहाँ धामी मिलेगा, यहाँ सीएम धामी जी होंगे हमारे यहाँ। ये हमारा एक रहन सहन भाईचारा पहले से हमारे पूर्वज एक आपस में मिले हुए हैं। एक हमारा सभी रहन सहन वेशभूषा सब चीज़ मिलता है यहाँ उत्तराखंड से। दूसरा, हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ ट्रेड फेयर करने का उद्देश्य क्या है कि हम उत्तराखंड सरकार का पर्यटन प्रवर्धन कैसे करें, इस मायने में करते हैं कि हम यहाँ आज जो ट्रेड फेयर में आएंगे, नेपाल के 50 व्यवसायी लोग यहाँ पे आएंगे। कम से कम हमारे यहाँ से 30 पत्रकार बंधु आ रहे हैं नेपाल से, 200 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ ये एग्जीबिशन के लिए, अवलोकन करने के लिए। ये लोग यहाँ से संदेश ले जाके जाएंगे नेपाल में। पर्यटन क्षेत्र उत्तराखंड में ये पर्यटन क्षेत्र है, ये रहन सहन है, ये ईजी है, ये हमारे साथ खान पीन सभी चीज़ मिलता करके ये लोग जो नेपाल संदेश लेके जाएंगे, उन यहाँ पर्यटन विजिट के लिए आएंगे। मेरे यहाँ भी कंचनपुर में सुदूर पश्चिम भी एक रात को स्टे करेंगे। वैसे तो योग गुरु स्वामी रामदेव लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वहीं आज स्वामी रामदेव मां गंगा को देखकर अपने बचपन के दिनों में लौट गए और अपने आप को गंगा जी में स्नान करने से लगे। योग गुरु बाबा रामदेव का सनातन प्रेम तो सभी को पता है, मगर बाबा का मां गंगा के प्रति कितना प्रेम है, आज ये देखने को मिला। योग गुरु बाबा रामदेव हर की पैड़ी पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रीनगर के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मां गंगा को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने कार्यक्रम के बीच पहले गंगा स्नान किया। योग गुरु बाबा रामदेव को गंगा में तैरता देख हर की पैड़ी पर पहुंचे श्रद्धालु काफी हैरान भी दिखे। वहीं खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के परी बाबा कॉलोनी के बीच रास्ते में किया गया अतिक्रमण आखिरकार आज कोर्ट के आदेश पर रामपाल पासवान द्वारा हटवाया गया। आपको बता दें कि बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को लेकर 22 साल पहले रेखा यादव की तरफ से कोर्ट में शिकायत दायर की गई थी, जिसके बाद अब जाकर कोर्ट ने तहसील प्रशासन को बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद आज तहसील के अमीन रामपाल पासवान ने जेसीबी लेकर अतिक्रमण को हटवाया। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल द्वारा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और एलयूसीसी को लेकर दिए गए बयान पर पौड़ी में अब राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गणेश गोदियाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल एलयूसीसी के मामले में जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। किसी पर व्यक्तिगत और अनर्गल टिप्पणी का अधिकार किसी को भी नहीं है। नरेंद्र रावत ने यह भी कहा कि गोदियाल ने जो टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखो, जहाँ तक उनका कहना है कि एलयूसीसी जो कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो हर कोऑपरेटिव जिसका कोऑपरेटिव लगा वो हर कोऑपरेटिव सहकार विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे कि
उनने अभी LOCC के बारे में बताया, ये उनको भी जानकारी है। ये नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वे 15-20 साल से लगातार क्षेत्र नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। ये उनको भी जानकारी है कि इससे सरकार को लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक प्रतिद्वंद है, वो इतने आगे नहीं बढ़े कि आदमी व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाए। देखिए मैं बता दूं आपको कि जब वो जनहित की मुद्दों को उठाते हैं तो हम उनकी बातों में उनके उसमें कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि कोई मुद्दे अगर उनका सही है तो हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक सहकारिता विभाग की बात है, सहकारिता विभाग में ऐसा कुछ नहीं है। सहकारिता विभाग के अपने स्वयं सहायक संस्थाएँ होते हैं और उनका अपना बोर्ड होता है, उनका अपना निर्णय होता है, उसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं होता है। अगर न्याय पंचायत सब देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सहकारी समितियाँ जो उनका अपना बोर्ड है, और जिला सहकारी बैंक का जिले समिति का जिला सहकारी बैंक का अपना बोर्ड है। वो स्वयं अपना निर्णय रहता है। स्टेट कॉर्पोरेट की बात करें, स्टेट कॉर्पोरेट को स्वयं अपना निर्णय रहता है। जो उनकी जो ये बॉडी है, जो उनका बोर्ड है, वो सहायक संस्थाएँ हैं और उनका स्वयं का अपना निर्णय होते हैं। देखिए, गोजाल जी प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं और वो लगातार 10-15 साल से उस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मुँह से शोभा नहीं देता है कि और न ही अच्छा लग रहा है कि वो इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करें। न ही किसी को अधिकार है। जहाँ तक उन्हें छोटे कद और बड़े कद की बात करी, जब जनता को छोटा कद पसंद है और जनता का काम छोटे कद चल रहा है, और आज देखा जाए तो राज क्षेत्र का विकास हर जगह बोल रहा है। हर विधानसभा में राज क्षेत्र विकास की मांग होती है। जिस तरह राज क्षेत्र विकास हो रहा है उस तरह हर क्षेत्र विकास हो। वैसे तो प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से इसमें विकास करे। पूरा उत्तराखंड सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन जिस तरह से राज क्षेत्र का विकास हुआ है और डॉक्टर धन सिंह जी के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास से विकास हुआ है, उसके लिए डॉक्टर धन सिंह जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए, न कि उनको हतोत्साहित करना चाहिए। इसको चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष को, सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। और किसी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे गोजाल जी हो चाहे दूसरे जी हो। क्यों नहीं? अगर वो उनकी जगह पे अगर कोई भी दूसरा बोले तो हर किसी को अपने गलत शब्दों के लिए माफी तो मांगनी चाहिए। तो वहीं रुड़की अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने आज नारसन ब्लॉक का दौरा किया, जहां पर उन्होंने हरचंदपुर निजामपुर गांव का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही उन्हें निर्माणाधीन पानी की टंकी से होने वाली समस्याओं से गांव वालों ने अवगत करवाया, जिन्हें सुनने के बाद उन्होंने जल्द ही इसे सुधार करने की बात की। और साथ ही अपर सचिव ने ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत किसान और महिलाओं द्वारा फूल की खेती किए जाने वाली समूह की महिलाओं से भी मुलाकात कर परियोजना के बारे में तमाम जानकारी ली। जानते हैं कि शासन से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे, और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ, तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गांव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसन का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम भी लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ये थोड़ा सा लोगों की विशेष हो रहा है। दूसरा, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो क्या क्या उनको समस्याएं और किस तरीके से वो डिजिटली अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें भी काफी चर्चा हुई। तो लोगों का ये सोचना है कि जैसे हम अपनी सरकार देखते हैं या जो प्रमाण पत्र बनते हैं या सीएम हेल्पलाइन पोर्टल होता है, उस पर भी अब पब्लिक जो है अपने ग्रीवेंसेस डाल रही है और उनका अच्छा निस्तारण मिल। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के भाजपा के स्लीपर सेल मामले पर हरीश रावत का पलटवार किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही लोगों को चिन्हित करके पार्टी से निकाल देना चाहिए। हरीश रावत ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को बीजेपी में चले जाना चाहिए और बीजेपी वाले तो थोक के खरीद रहे हैं सारा कबाड़। यानी कि हरीश रावत ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी वाले थोक के भाव में कबाड़, यानी कि जो नेता है वो विवादित बयान देते हैं या धमकी भरे लहजे में बात करते हैं, उनकी खरीदारी करती है। दरअसल राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, जिन्हें चिन्हित करके पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल तत्काल अब तो हमारे नेता ने कह दिया, जितने स्लीपर सेल है जो है उनको निकाल बाहर करना चाहिए। और ऐसे लोग जो है आइडेंटिफाइड होने चाहिए। और हम तो उन्हीं से कह रहे हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं तो जाओ ना, भाजपा वाले तो
थोक के खरीदार हैं, वो तो सारा कबाड़ ले रहे हैं। चैंपियन जी हैं कुंवर प्रणव सिंह, उनकी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उनकी जो है रिहाई जिला अस्पताल से हुई है। इसमें जो वीडियो आप जिसका बात कर रहे हैं वो संज्ञान में आया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओसीटी को जांच दी गई है। यदि इस पर कहीं हूटर आदि का कोई प्रकाश पाता तो उसके लिए जांच उपरांत जो है जो भी जांच होगा उस पर। तो वहीं विजिलेंस कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 156(3) के अंतर्गत दर्ज याचिका में राहत दी है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस में शिकायत के दौरान शपथ पत्र नहीं दिया था, जिसके चलते याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस मामले में कहा कि गणेश जोशी पर केवल एक ही आरोप नहीं लगा है। उन्होंने ये भी कहा गणेश जोशी और उनके विभाग पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हार्टिकल्चर के मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। इस घोटाले का एक भाग हमारे विधानसभा रानीखेत में भी हुआ है, जिसका सीबीआई जांच कर रही है। वही सैन्य धाम को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। एक मिनट, देखिए मुझे लगता है आपको गणेश जोशी जी की ज्यादा चिंता है। गणेश जोशी जी पे एक ही आरोप नहीं लगा। गणेश जोशी जी पे, उनके विभाग पे हाईकोर्ट ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो छोटा प्रकरण नहीं, उसमें एक पार्ट मेरे विधानसभा जो रहा है रानीखेत, उसका भी एक पार्ट है जिसमें जांच बैठ रही है। दूसरा, सैन्य धाम को लेकर भी कई चीजें सामने आई हैं। तो एक चीज में क्लीन चिट मिलने में बीजेपी उनको पूरी तरह से क्लीन कर दे रही है, गजब है। और ऐसे भी हमको पता है बीजेपी पर वॉशिंग मशीन है। जब बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को क्लीन चिट दे रही है तो फिर ये तो छोटे मोटे मामले हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को सुना आपने, जिन्होंने गणेश जोशी के मामले पर सरकार पर तीखा तंज कसा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक साथ कई मदरसों को सील कर दिया। ये कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में हुई। इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मदरसों के डॉक्यूमेंट्स में भारी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। आपको बता दें, सीएम धामी के आदेश पर लगातार प्रदेश में मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और अब तक 110 मदरसे जो अवैध थे उन्हें सील किया जा चुका है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां बीजेपी वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रभारी सहित कई प्रवक्ता रहे मौजूद। ये देहरादून से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और पूरे होने को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वहीं 3 साल का कार्यकाल शानदार, बेमिसाल, ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश जोशी ने कहा। सुरेश जोशी ने कहा, में जो चीज़ें दी गई हैं, आप लोगों ने भू कानून को पढ़ा होगा। भू कानून में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारे विषय उसमें लागू होंगे। जितनी भी चीज़ें, देखो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जो भू कानून बना है वो उत्तराखंड का भू कानून है। वो पर्टिकुलर हमने जो है कि कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बनाया है, लेकिन जितना उसमें जितने नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर भविष्य में उसमें जनता की कोई और डिमांड होगी, कोई और चीज होगी, वो भी सरकारों में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। तो देखा आपने कि धामी सरकार का 3 साल पूरा होने वाला है, इसे लेकर सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां अब तक के तमाम कामों की तो जानकारी दी ही गई, साथ ही साथ आगे अगले 2 साल में धामी सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या कुछ नए और बड़े फैसले हो सकते हैं, इसे लेकर तमाम बातें वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की है, जहां उन्होंने भू कानून की बात की, क्योंकि लगातार प्रदेश में भू कानून की मांग उठती रही है, सशक्त भू कानून की मांग। इसे लेकर सुरेश जोशी ने बातें कही है कि जल्दी इसे लागू किया जाएगा और तमाम चीजें भू कानून को लेकर जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। आपको यहाँ पे ये भी याद दिलाना बेहद अहम हो जाता है कि सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर प्रदेशवासियों से वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया है और अब भू कानून को लेकर
सरकार ने ये बात कही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी बीजेपी की तरफ से शेयर की गई है, इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कंतूरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारियां साझा की गई है, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल बीजेपी का पूरा हो रहा है, धामी सरकार की इस दौरान उपलब्धि काफी सारी हमने देखी है, जिसमें यूसीसी भी शामिल है, और अब भू कानून को लेकर हमने सुना सुरेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, और क्या कुछ अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोशी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये 3 साल का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, इसे बेमिसाल कार्यकाल के रूप में बीजेपी की तरफ से प्रस्तुत करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, जो पॉइंट 2 का जो उनका कार्यकाल यहाँ पर और इस कार्यकाल को लेकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की एक रणनीति यहाँ पर बनाई है। 22 से 25 मार्च के बीच में कह सकते हैं कि सभी जनपद मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और 22 से 30 मार्च के बीच में कह सकते हैं कि सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जनता के लिए लाभकारी है, उन सभी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जनता की जो समस्याएं, खासतौर पर विकास कार्यों से जुड़ी हुई जो समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाने का काम यहाँ पर करेंगे। उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार उनके लिए उनके द्वार पर आने का काम यहाँ पर करेगी, कौन सी योजना है जिसका वो लाभ यहाँ पर ले सकता है और राज्य कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उसके लिए जरूरी है कि इन सब चीज़ों को धरातल पर उतारने का काम किया जा सके जो सरकार ने जनता के लिए बनाई है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने इन कार्यक्रमों को लेकर कहा है कि हर सांसद, पार्टी का जो सांसद है, विधायक है या फिर पार्टी का जो दायित्वधारी नेता है या फिर वरिष्ठ नेता है, वो अपने अपने जगहों पर यानी जो उनके गृह क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी कार्यक्रमों को आयोजित करने का काम वहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से जनता को ये एहसास ना हो कि सरकार के जो कामकाज है, सरकार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, बल्कि जनता को पता चल सके कि धामी सरकार कैसे उनके लिए काम यहाँ पर कर रही है और किस प्रकार से उनके बीच जाने का काम सरकार की तरफ से चुना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इन कार्यक्रमों को लेकर अलग अपनी रणनीति भी पार्टी स्तर पर तैयार यहाँ पर करी है। बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यहाँ से भी ये कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो उनके संगठनात्मक जो जिले हैं उन जिलों को भी जोड़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जो पार्टी के नेता हैं उनको रीति नीति बताने का काम किया जाएगा कि किस प्रकार से भाजपा की जो सरकार है वो जनता के लिए काम करे। तो ये कहा जा सकता है कि 3 साल के इस कार्यकाल को जनता के बीच पहुंचाने के लिए, जनता के बीच में उन सरकार की उन उपलब्धियों को बताने का काम बीजेपी की तरफ से करने की रणनीति यहाँ पर बनाई गई, ताकि सरकार के कार्यों से जनता अवगत हो सके और जनता सरकार के साथ जुड़ सके। जी, जुड़ सके। अब यहाँ पे क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि सुरेश जोशी भू कानून लाने की बात कर रहे थे, इस पर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ उन्होंने कहा, कब तक लागू हो जाएगा? सीधी बात है कि जिस प्रकार से अभी तक की जो सरकार का जो कार्यकाल रहा उसमें सरकार ने अपने कहे हुए वायदों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया, चाहे वो यूसीसी का वादा हो, नकल विरोधी कानून हो, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो सख्त कानून बनाने का काम यहाँ पर किया गया या उसके विषय हो। इसके अलावा जो सख्त भू कानून लाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है उसको भी जल्द धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस सख्त भू कानून को लेकर जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो आपके औद्योगिक क्षेत्र के हों या फिर जमीन से जुड़े हों या फिर सामाजिक क्षेत्र के नेता हों, उन सभी से इस विषय पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। जो उनके सुझाव, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा और उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ऐसा भू कानून यहाँ पर सरकार लाएगी जो उत्तराखंड के हित का भी कहा जा सकता है। और अभी से ही जिस प्रकार से सरकार ने इस भू कानून को लागू करने का काम यहाँ पर करा है उसकी तारीफ अब हर जगह यहाँ पर होने लगे। खुद ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने इस कानून की तारीफ यहाँ पर करी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से सरकार ने इस सख्त भू कानून लाने का काम यहाँ पर किया, उससे बाहरी राज्य के लोग उत्तराखंड में अब ऐसी जमीनें नहीं खरीद पाएंगे जो अनुयूज है या फिर जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी और उस प्रयोजन पर वो काम नहीं कर पा रहे हो। उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सख्ताई यहाँ पर बढ़ती जाए। तो ये कहा जा सकता है कि भू कानून की भी चर्चा यहाँ पर होने लगी, जिस प्रकार से यूसीसी को लेकर भी चर्चा पिछले दिनों यहाँ पर देखने को मिले थे। तो लगातार कोशिश यही है और ये कहा जा सकता है कि अभी जब 3 साल का जो कामकाज यहाँ पर होगा वो बेमिसाल के रूप में भी तो जनता के बीच पहुँचाने का काम किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो सरकार की जो योजना है वो क्या कुछ रहे। अब ये तो हो गई पक्ष की बात कि बीजेपी 3 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है और जनता तक अपने कामों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष
की बात मैं आपको याद दिला दूं, जहां विपक्ष कह रहा है कि धामी सरकार बिल्कुल फेल है, वो लगातार मुद्दों से भटकने का और लोगों को भटकाने का काम कर रही है। 3 साल में धामी सरकार ने कुछ नहीं किया। इस विपक्ष के ये जो पलटवार चल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई और विपक्ष का क्या इसे कहना लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य के विस्तार पर, विकास पर ध्यान नहीं देकर बीजेपी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही है। देखिए, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष उस काम को बखूबी रूप से अंजाम करने का काम यहाँ पर कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय विपक्ष भी मुख्यमंत्री की तारीफ करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अकेले हर मोर्चे पर डटे हुए नजर आते हैं, चाहे वो आपदा के क्षेत्र की बात करें या विकास की योजनाओं की बात करें या फिर दिल्ली से जुड़ी हुई जो योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो, उनको लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री काम करते हैं, विपक्ष भी उनकी तारीफ करता हुआ नजर आता है, विपक्ष उनका मुरीद होता है। लेकिन जो सरकार के अन्य मंत्री हैं या सरकार के जो हेल्पिंग हैंड के रूप में विभागों को आप देख सकते हैं, उसको लेकर विपक्ष के कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हैं, जो वाकई में चिंता सरकार के लिए यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। सरकार को सोचना होगा कि किस प्रकार से उनके जो हेल्पिंग हैंड है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री कहें, दायित्वधारी कहें या फिर विभागों में ज़्यादा देखें, वो जिस रूप में भी काम करना चाहते, जिस रूप में उन्हें काम करना चाहिए था, उस रूप में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार विवादों के चलते, ये कह सकते हैं कि बयानवीरों के चलते या फिर दूसरे ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों के चलते सरकार असहज की स्थिति में यहाँ पर पहुँच जाती है, पार्टी संगठन असहज यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में सिर्फ अकेले एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे हैं जिसकी तारीफ विपक्ष भी करता है या दूसरे नेता भी करते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं चाहे विभागों की जो कार्य योजना होनी चाहिए थी अगले 10 सालों के लिए या पूरे 5 साल के लिए, पर ये कह सकते हैं कि सीएम धामी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि विपक्ष भी उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब है तो आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इसे लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी करेगी। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज कर दी गई है। अब रुक कर लेते अगली खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ संपन्न करने के बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हरिद्वार वासियों ने साधु संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया और जगह जगह पर साधु संतों के आशीर्वाद के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ संपन्न होने के बाद अब हमारा अन्य कुंभ को लेकर कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब 2027 में अर्धकुंभ हरिद्वार में है और उसके बाद नासिक और उज्जैन में महाकुंभ है, जिसकी तैयारी में निरंजनी अखाड़े के सभी पदाधिकारी लग जाएंगे। इसलिए 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर पहले भी सरकार से बातचीत की गई है और अब बाद में परिषद सभी अखाड़ों की बैठक बुलाएगी और निर्णय लेगा कि 27 का कुंभ किस तरीके से संपन्न कराना है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा, आज हमारी सैकड़ों की संख्या में हमारे संत महात्मा प्रयागराज से वापस आ चुके हैं। हमारी अपनी अपनी परंपरा है और आपने देखा होगा कि हमारा अखाड़ा जो है पूरे 3 महीने बिता करके वापस आया है। हमारी परंपरा, हम जो है प्रयागराज का महाकुंभ होने के पश्चात हम लोग वाराणसी जाती है, वाराणसी से हरिद्वार में आते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और हमने ऐसा कुंभ शायद पहली बार देखा होगा जो इतना दिव्य भव्य कुंभ था। और अब हमारा प्रयास है जो आने वाला 2027 है उसमें हरिद्वार का जो अर्धकुंभ है जिसको कुंभ का नाम दिया गया है, उसके लिए भी कार्य शुरू किया जाए। क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 2027 का अर्धकुंभ है उसको कुंभ का नाम दिया जाएगा और जितने संत महात्मा पूरे हिंदुस्तान में है सबको बुलाया जाएगा और कुंभ, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 में जो हमारा कोरोना काल था उसमें कुंभ हो नहीं पाया था। इसीलिए सरकार का प्रयास है 2027 में आने वाला जो हमारा अर्धकुंभ है उसको कुंभ का नाम दिया जाए और हरिद्वार का कुंभ भी बहुत दिव्य और भव्य रूप से किया जाए। अब हमारी यही प्राथमिकता होगी। तो निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2027 के कुंभ को लेकर वो अब पूरी तैयारी करने में लग जाएंगे और उसके बाद जब आगे का कुंभ होगा उसे लेकर बैठक बुलाई जाएगी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।